Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So class, you are on chapter number 13, Mahatma Gandhi and the National Movement, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसके बारे में एक्चुअली हमने बात कर ली है. अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करेंगे और हम आगे क्विट इंडिया मूवमेंट की भी बात करेंगे एंड उसके आगे का भी हम देखेंगे कि व्हाट वर द अदर चेंजेस दैट केम इन इंडिया और फिर गांधी जी को एज अ लीडर और कैसे उनका क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया था. मतलब देयर वाज अ सेक्शन दैट वाज नॉट हैप्पी विद व्हाटएवर महात्मा गांधी इज डूइंग एंड देन लेटर ऑन ऑब्वियसली इट लेड to his assassination. So this is what we will do in the whole chapter. So in our previous class we were talking about the non cooperation movement और जब हम non cooperation movement बात कर रहे थे तो हमने ऐसे टॉपिक तो कंप्लीट कर लिया था, पर हमारे कुछ जो बॉक्सेस हैं साइड वाले वो रह गए थे. सो उनको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं. दे आर जस्ट रिलेटेड टू, एज आई टोल्ड यू, कि ऐसा बोला जाता था कि गांधी जी जो हैं उनके पास है ना कुछ मिराक्युलस पावर है, बिकॉज क्या समवेयर पीपल स्टार्ट कंसिडरिंग हिम टू बी समबडी हैविंग स्पेशल पावर्स. तो अपने पास कुछ एविडेंसेस है कि लोग कैसे सोचते थे और किस हिसाब से अल्टीमेटली इस चीज को पुट किया गया था, पीपल कैसे उसको समझ रहे थे. तो वी हैव दिस वन ऑफ द सोर्स, इट इज ऑन पेज नंबर 353. यू कैन चेक इट इन योर बुक्स एज वेल. देखो, local newspapers in the United Provinces recorded many of the rumors that circulated at that time, and there were rumors that every person who wanted to test the power of the Mahatma had been surprised. मतलब ultimately it was proved that he had some powers. अब एक है सिकंदर साहू from village in Basti said on 15 Feb that he would believe in Mahatma ji when the boiling pan full of sugar cane juice in his कारखाना will split into two. ठीक है, मतलब जहां पे गुड़ बना रहे थे तो अगर ये खुद अपने आप ये जो बॉइलिंग पैन है ये दो में स्प्लिट हो गया, तभी आई विल consider that yes he is somebody, he is Mahatma. and immediately जो वो boiling pan है वो दो में डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया फ्रॉम द मिडिल. देन वी हैव अ कल्टिवेटर इन आजमगढ़ said that he would believe in Mahatma's authenticity if the sesamum sprouted in his field planted with wheat. मतलब वीट जहां पे किया वहां पे अगर सिसमन ग्रो स्प्राउट हो जाए तभी, और नेक्स्ट डे जो है वीट फील्ड में वीट की जगह जो सिसमम है वो स्प्राउट हो गए. सो दीज वर अगेन रूमर्स, ऑब्वियसली दीज आर हार्ड टू बिलीव. देन देयर वर रूमर्स दैट दोज हु अपोज, ये तो हो गया कि उनके पास स्पेशल पावर्स थे, ठीक है, ये कुछ अपने पास रिपोर्ट्स है कि ऐसे लोगों ने चीजें जो है रूमर्स स्प्रेड आउट किया. वैसे कुछ और भी रूमर्स थी कि जो लोग महात्मा गांधी के अगेंस्ट होंगे ना, जो लोग महात्मा गांधी के अगेंस्ट होंगे उनको उसी टाइम उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, कुछ नेगेटिव इफेक्ट. कैसे? देयर वर रूमर्स दैट दोज हु अपोज महात्मा गांधी मेट विद सम ट्रेजेडी. ठीक है, इनवेरिएबली. सबसे पहले एक जेंटलमैन फ्रॉम गोरखपुर सिटी क्वेश्चन द नीड टू प्लाई द चरखा एंड हिज हाउस कॉट फायर. मतलब वो बोल रहे थे क्या जरूरी है चरखा यूज करना है नो, और उनके घर पे आग लग गई. अप्रैल 21 में कुछ लोग है ना गैम्बलिंग कर रहे थे विलेज में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, एंड किसी ने उनको बोला कि ये गलत चीज है, यू शुड नॉट डू इट. तो बाकी सब तो मान गए, सिर्फ एक है जिसने बोला कि नहीं आई विल, मैं नहीं मान रहा, एंड ही स्टार्टेड अब्यूजिंग गांधी जी. तो नेक्स्ट डे सोचो, हिज गोट वाज बिटन बाय 4 ऑफ हिज ओन डॉग्स. अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा, मेयर कोइंसिडेंस हो सकता है, बट पीपल थॉट कि क्योंकि ही अब्यूज गांधी जी एंड ही डिड नॉट लिसन टू व्हाटएवर वाज बीइंग सेड बाय गांधी जी, दैट इज व्हाई दिस इंसिडेंट हैपेंड. उसके बाद एक विलेज जो है गोरखपुर में, उधर क्या पेजेंट जो है दे रिजॉल्व टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकर. ठीक है, उन्होंने बोला जैसे गांधी जी ने बोला तो लिकर हम कंज्यूम नहीं करेंगे. तो वन पर्सन जो है उसने अपना प्रॉमिस नहीं रखा एंड ही thought of having liquor. तो as soon as he started for the liquor shop, तो बारिश जो है बहुत तेज होने लग गई है. जैसे ही उन्होंने गांधी जी का नाम बोला वैसे ही चीजें जो है वो स्टॉप हो गई. ठीक है, द ब्रिक बैट स्टॉप फ्लाइंग समवेयर. अगेन
what are we just need to understand here कि these were obviously rumors, क्योंकि few things among whatever we have studied is actually not possible. ठीक है, तो सिंपल टर्म्स में हम बोल सकते हैं ऐसे कुछ रूमर्स स्प्रेड आउट हो गए थे. अब है ना, जैसे ब्रिक बैट्स को हम ये कंसिडर कर सकते हैं एक्चुअली कि है ना, ब्रिक्स जो है वो मतलब ब्रिक्स की जैसे बारिश होने लग गई, बहुत ज्यादा पत्थर वत्थर गिरने लग गए थे व्हेन दिस पर्सन वाज जस्ट वांटिंग टू गो टू द लिकर शॉप. और जब उसने बोला कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा गांधी जी एंड दिस और तो उसके बाद वो जो है वो स्टॉप हो गए. तो ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर रूमर्स, पर हमें बहुत बार ये समझना पड़ेगा हिस्ट्री में टू मेक समबडी more powerful or acceptable. Sometimes what happens, certain rumors are spread out, और कहीं से जब वो रूमर स्टार्ट होती है इनिशियली वो इतनी मतलब अनरियलिस्टिक नहीं होती होगी जो भी बातें हैं, पर वो धीरे धीरे स्प्रेड आउट होके ऐसी हो जाती है विच इज ऑब्वियसली हार्ड टू बिलीव. बट हियर वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट नाउ सम पीपल इवन कंसिडर्ड हिम टू बी हैविंग स्पेशल पावर्स. ठीक है, तो उनको पहले तो फ्रॉम अननोन पर्सन ही बिकेम अ लीडर, फिर ही बिकेम अ नेशनलिस्ट लीडर, एंड देन नाउ पीपल आर कंसिडरिंग दैट ही इज सो पावरफुल कि उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स भी है. ओके, बट वी एज हिस्टोरियंस वी नो दैट here we have seen that he has now become a great leader, a national leader who is aiming for independence of India. ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया. अब अपने स्टार्ट करते हैं सॉल्ट सत्याग्रह. जब हम सॉल्ट सत्याग्रह की बात करते हैं उससे पहले हम देख लेते हैं कि गांधी जी जो है जब ये कॉल ऑफ हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922, उसके बाद बहुत सारे बहुत टाइम स्पैन के लिए इन्होंने बोला हम पहले फोकस करेंगे सोशल रिफॉर्म्स पे, क्योंकि एज ही सेड जब वो स्टार्टिंग से यही बोल रहे हैं मुझे सबको इन्वॉल्व करना है मास मूवमेंट में. देन ही सेड कि जब तक जो एग्जिस्टिंग जो हमारी सोसाइटी में नेगेटिव चीजें हैं है ना, उनको जब तक हम रिमूव नहीं करेंगे तब तक हमारा जो टोटल एम है इंडिपेंडेंस का, फ्रीडम का, वो कभी अटेन हो ही नहीं सकता. सो ही फोकस्ड ऑन सोशल रिफॉर्म, स्पेशली ये अनटचेबिलिटी हटाने के लिए जिसके लिए उन्होंने टर्म दिया था हरिजन, एंड ही फोकस्ड ऑन वर्किंग योरसेल्फ. अपने आप कोई भी काम करो, ये समय हम बोलेंगे कि काम को इम्पोर्टेंस दे रहे कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता. एंड ही वाज डूइंग वर्क that was considered to be the work of untouchable himself to show कि नहीं every work should be honored. मतलब आप काम कर रहे हो that is the best thing, चाहे आप कोई भी काम करो. एंड उसके बाद अनटचेबिलिटी के बाद वो चरखा पे फोकस कर रहे थे ताकि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो, इन सारी चीजों पे फोकस किया जा रहा था. ठीक है, 1928 में उन्होंने फिर से सोचा कि अब हमें वापस से द टाइम इज यू कैन से राइट, जब हम वापस से नेशनलिस्ट मूवमेंट पे फोकस कर सकते हैं. और नेशनलिस्ट मूवमेंट का मतलब है यहाँ पे मतलब जो हम इंडिपेंडेंस के लिए, स्वराज के लिए लड़ेंगे, वैसा हमें स्टार्ट करना है. सो ही बिगैन टू थिंक ऑफ री एंटरिंग पॉलिटिक्स. That year there was an all India campaign opposition to all white Simon Commission, ठीक है, which was sent from England to inquire into the conditions in India. Gandhiji did not himself participate in the movement, but he somewhere approved it, जो मूवमेंट इनके अगेंस्ट है. एंड ही सेड दैट हाँ जो हमें मूवमेंट है ये कुछ करना चाहिए. एंड ही आल्सो डिड अ पेजेंट सत्याग्रह इन बरदोली. अगर आपको बैकग्राउंड याद हो 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ब्रिटेन है वहां पे गवर्नमेंट नहीं आई थी, टॉरी गवर्नमेंट, और उन्होंने ये बोला था कि हमें एक सेटअप करना पड़ेगा कमीशन जो इंडिया में अनरेस्ट और जो प्रॉब्लम्स हो रही है उनको सॉल्व करने के लिए. तो इसके जो हेड थे वो सर जॉन साइमन थे, जिनके नाम पे साइमन कमीशन नाम रखा गया. तो इन्होंने यही बोला कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम और इनमें कुछ चेंजेस लाते हैं ताकि इंडियंस जो है वो थोड़े से जो भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो उनके अंदर ब्रिटिश के अगेंस्ट रिबेल करने का अगेन जो डेवलप हो रहा है उस चीज को कंट्रोल करने के लिए उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं. बट सबसे बड़ी इसमें डिफेक्ट क्या था कि आप कमीशन फॉर्म कर रहे हो टू suggest the changes to be brought in the way Indian government and system was being governed,
पर उस कमीशन में एक भी सिंगल इंडियन मेंबर इन्वॉल्व नहीं था, ऑल ब्रिटिश पीपल वर इन्वॉल्व। इसीलिए जब साइमन कमीशन इंडिया में आया 1928 में, तो जो साइमन है उनको उन्होंने देखा लोग इकट्ठे हुए हैं विद बिग बिग बैनर्स रिटन गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, ठीक है। और इसमें सारे पार्टीज के लोग इन्वॉल्व थे, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, और इन्होंने यही बोला कि दिस इज समथिंग the Indian said that we are not accepting the Simon Commission, okay? और ये जो जब साइमन कमीशन के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इसमें इंपॉर्टेंट इंडियन लीडर्स थे, और इसमें हम बोलेंगे जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके अगेंस्ट, उनमें सबसे आगे मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लीडर वाज लाला लाजपत राय, जिनको लाठीचार्ज हुई थी तो उनको बहुत इंजरीज लगी थी, और इतनी ज्यादा थी कि बिकॉज ऑफ द इंजरीज ही डाइड, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि दिस वॉज अ बिग इवेंट, जो हम बोलते हैं साइमन कमीशन से रिलेटेड। और उस टाइम पे फिर यहाँ पे गांधी जी ने बरदोली एरिया में अगेन पीजेंट्स को प्रॉब्लम थी, जो उससे रिलेटेड क्या किया था, एक मूवमेंट किया था, सत्याग्रह बरदोली में, ठीक है। ओके, सो नाउ वी नो दैट जो बरदोली है पेजेंट सत्याग्रह, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। इस इवेंट के बाद हम बोलेंगे, या इस ये जो सत्याग्रह है इसके बाद एक तो वल्लभ भाई पटेल जो है ही केम अप एज अ ग्रेट लीडर, और ये स्ट्रगल जो है ये पब्लिसाइज किया गया था और लोगों के अंदर बहुत सिंपैथी आ गई थी, और लोग जो है अगेंस्ट हो गए थे ब्रिटिश। अब ये तो हो गया हमारा मेन इवेंट जो 1928 के अराउंड हुआ था। नाउ इन द एंड ऑफ दिसंबर 1929 कांग्रेस जो है उन्होंने अपना एनुअल सेशन जो है लाहौर में सेटअप कर लिया। लाहौर में मिले थे वो लोग, एनुअल सेशन मीटिंग लाहौर में हुई थी। कब? 1929, रिमेंबर दिस डेट। इस मीटिंग में दो इंपॉर्टेंट चीज फाइनलाइज हुई थी। क्या? सबसे पहला कि जो जवाहरलाल नेहरू है ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। एंड समवेयर, मतलब इसका मतलब क्या है कि अब जो लीडरशिप है वो किसके हाथ में आ गई है? यंगर जनरेशन। हमें पता है इस टाइम तक जो कांग्रेस है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपस में कंफ्यूजन थी, कैसे डील करना है, कैसे मूवमेंट्स करनी है और कैसे सब कुछ एग्जीक्यूट करना। तो जब जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट फाइनली इलेक्ट कर लिया गया, तो ये आ गया था कि अब जो है यंगर जनरेशन जो है उनके पास इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेन डिसीजंस के पावर आ गए, ठीक है। एंड नाउ इसके बाद हम देखेंगे कि सेकंड क्या था। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो डिसाइड हुई थी वो था प्रोक्लेमेशन ऑफ द कमिटमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज, पूर्ण कंप्लीट स्वराज इंडिपेंडेंस। तो यानी अब ये बोल रहे हैं हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पहले वो स्वराज की बात कर रहे थे जहां पे बोल रहे थे हमें सेल्फ गवर्नेंस दो, बट दे वर रेडी की तो कंप्लीट की नहीं मांग कर रहे थे, थोड़ा बहुत पावर से दे वर रेडी टू एक्सेप्ट। बट नाउ दे सेड नो, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दिसंबर 1929 में क्या दो इंपॉर्टेंट चीजें डिसाइड हुई थी। पहला ये कि जवाहरलाल नेहरू वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, that means the leadership was now in the hands of the younger generation. And the second point that now they are demanding for the, and they will actually struggle for, fight for पूर्ण स्वराज, ठीक है। एंड इसीलिए इस इवेंट के बाद क्या हुआ, वापस से जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है, जो वापस से पूरा मूवमेंट है, वो वापस से इट बिकेम अगेन वेरी एनर्जेटिक, और बहुत बड़े फॉर्म में लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। एंड अब एक और चीज डिसाइड हुई थी 26 जनवरी 1930। रिमेंबर दिस डेट अगेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट। 26 जनवरी 1930 was considered as the national, you can say was considered as the independence day, ठीक है। उन्होंने बोला अब से हम ये बोल रहे हैं कि हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है वो 26 जनवरी 1930 से हम सेलिब्रेट करना शुरू करेंगे, हम नेशनल फ्लैग को
होइस्ट करेंगे, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाएंगे। और गांधी जी जो है उन्होंने भी कुछ इंस्ट्रक्शंस बोले थे कि हाँ सही रहेगा अगर ये डिक्लेरेशन जो है इंडिपेंडेंस का ये सारे विलेजेस में, सिटीज में, हर जगह ये स्प्रेड आउट हो जाए और सारी मीटिंग्स जो है वो सेम पॉइंट्स पे क्या हो बताए कि हाँ हम लोग सेम आइडेंटिकल टाइम पे और आइडेंटिकल आइडियोलॉजीज और जो पॉइंट्स है उस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि इस दिन को हम क्या मानेंगे एज आवर इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, यू नीड टू रिमेम्बर दिस इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डे। Okay, so we know that this day is celebrated till today, though it is considered the Republic Day, to कंटिन्यू या एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डे कि पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, इसलिए जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअली 26 नवंबर 1949 तक बन के अच्छे से कंप्लीट हो गया था, बट ऑफिशियली इनैक्ट कब हुआ था, वो जनवरी 26 को। ओके, सो वी शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डे। नाउ मूविंग ऑन, अब क्या हुआ, गांधी जी ने ये सजेस्ट किया कि एट द टाइम ऑफ मीटिंग बी एडवर्टाइज इन द ट्रेडिशनल वे बाय बीटिंग द ड्रम्स, celebrations would begin by hoisting the national flag. Rest of the day would be spent in doing some constructing work, जैसे कि चरखा पे स्पिनिंग करना for the service of untouchable, reunion of Hindus and Muslims, and even all these together, which is not impossible. अब ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं हम इसको सेलिब्रेट कैसे करेंगे, अगर हम बोल रहे हैं हमारा इंडिपेंडेंस डे है तो ऑब्वियसली नेशनल फ्लैग को होइस्ट करेंगे, उसके अलावा जो ड्रम्स है उनको बीट करेंगे लाइक सेलिब्रेटिंग अ बिग इवेंट, और बाकी दिन जो है वो हम कंस्ट्रक्शन वर्क, कुछ अच्छा काम करेंगे, चाहे चरखे पे करें, चाहे जो वीकर सेक्शंस है उनके लिए कुछ करें, हिंदू मुस्लिम को एक बनाने के लिए कुछ रीयूनियन जैसा करें, कुछ सेलिब्रेशन करें, या कुछ चीजों को हम बंद कर दें जो हम सही नहीं मानते हैं, और इन सबको अगर हम एक साथ करेंगे तो इट विल बी अ गुड, और ये कोई बहुत बड़ी चीज या इम्पॉसिबल चीज नहीं, इट इज रियली पॉसिबल। इसके अलावा पार्टिसिपेंट जो उनको प्लेज ये लेना पड़ेगा कि हर इंडियन पीपल का एक इनएलिएनेबल का मतलब जो इनएविटेबल, हटाया नहीं जा सकता, एक नेचुरल राइट जो इंडियन पीपल एज ऑफ एनी अदर पीपल टू हैव फ्रीडम एंड एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर हार्ड वर्क। अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है इन राइट्स को आपके वायलेट करती है या आपको ऑप्रेस करती है तो आपके पास राइट है कि आप ऐसी गवर्नमेंट को हटा दो। ठीक है, तो क्लियरली एक डिक्लेरेशन हो गया है। इट वाज यू कैन से अ बिग थिंग, जो पहली बार एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम और इन सब की बात की गई थी, बट जितना कांग्रेस ने सोचा था उतना ज्यादा ये इमेंस बड़ा नहीं हो पाया, ये जो इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन वाली बात है। इट वाज अ बिग थिंग, बट जितना उन्होंने अज्यूम किया था, एक्सपेक्ट किया था, उतने बड़े फॉर्म में नहीं हुआ। इससे रिलेटेड आपकी हिंदी बुक और इसमें आपने जूनियर क्लासेस में आई थिंक कुछ स्टोरीज वगैरह भी पढ़ी है कि कहीं कहीं पे नहीं हुआ था, फिर उन्होंने नेक्स्ट ईयर कैसे पार्टिसिपेट किया था, स्पेसिफिकली बंगाल वाले एरिया में। तो ऐसे ओवरऑल बहुत, स्पेशली नॉर्थ इंडिया और कुछ और हिस्सों में लोगों ने बहुत अच्छे से किया था पार्टिसिपेट, बट फ्यू सेक्शंस वर स्टिल लेफ्ट। तो अब गांधी जी ने अगेन सोचा कि इस ऐसे अगर हम ऐसा कोई मूवमेंट चाहते हैं जिसको हम और बड़ा करें तो उसके लिए हमें और कुछ ऐसे एक्शंस लेने पड़ेंगे या कुछ ऐसे चीजों से डील करना पड़ेगा या ऐसी चीज के ऊपर लोगों को समझाना पड़ेगा जिससे अगेन क्या हो जाए, लोग यूनाइटेड हो जाए। तो इंडिपेंडेंस डे का जब इन्होंने ये सेलिब्रेशन किया उसके बाद महात्मा गांधी ने बोला कि he would lead a march to break one of the most widely disliked law in British India, ठीक है, which gave the government a monopoly to manufacture and the sale of salt. Again हमने दांडी मार्च के भी बारे में पढ़ा हुआ है in our 10th class, but still let us just quickly recall it कि गांधी जी थॉट कि हमें अब यूनाइट करना है नेशन को, एक मास मूवमेंट करना है। तो उन्होंने 31 जनवरी 1930 में वाइसरॉय जो थे इरविन, उनको 11 डिमांड्स भेजी थी, जिसमें बहुत सारे हर स्पेसिफिक सेक्शन जो है उनकी डिमांड्स थी, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनसे रिलेटेड बोला गया था कि हमें हमारी ये डिमांड्स अब फुलफिल करो। ठीक है, बहुत उन्होंने कोशिश की थी ज्यादातर सेक्शंस को इसमें इंक्लूड कर लें, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज की बात हुई थी, सॉल्ट टैक्स की। गांधी जी ने ये बोला था क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो सबको चाहिए होती है, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो। ओके,
So he said that this is something that is needed by everyone. So इसीलिए इस पे जो टैक्स गवर्नमेंट ने लगा रखा है या उन्होंने जो मोनोपोली लगा रखी है कि सिर्फ वही प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, मोनोपोली मतलब ओनली दे हैव द राइट ऑफ सेलिंग एंड प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, प्रोडक्शन की और उसकी सेल की। तो गांधी जी ने बोला दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट ऑप्रेसिव फेज ऑफ ब्रिटिश रूल एंड we want that this tax और जो monopoly है should be removed. So he said he actually gave ultimatum to Irwin कि अगर आपने हमारी डिमांड फुलफिल नहीं की by 11 मार्च तो हम एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और ये मूवमेंट ऑब्वियसली हम स्टार्ट करेंगे विद द दांडी मार्च। और जिसमें वो क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसमें ये था कि हम लॉ भी आपकी ब्रेक करेंगे पीसफुली। तो पहला लॉ कौन सा ब्रेक करेंगे, सॉल्ट बना के, क्योंकि ब्रिटिश ने बोला आप लोग सॉल्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो, सिर्फ हम ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गांधी जी ने जब स्टार्ट किया था ये मूवमेंट, उनके साथ 78 वॉलंटियर्स थे, लगभग 240 माइल्स जो है वो चले थे। एंड जो गांधी जी है वो साबरमती आश्रम से गुजरात का जो कोस्टल टाउन है दांडी, वहां पे पहुंचे थे और 24 डेज लगे थे उनको, लगभग 10 माइल्स पर डे वो चलते थे। एंड उसके बाद यहाँ पे ये है कि वो जहां पे भी रुके थे ना, वहां पे अगेन इमेंस भीड़ होती थी, लोग सुनने के लिए आते थे गांधी जी को, और गांधी जी वहां पे लोगों को समझाते थे कि हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, हम स्वराज के लिए लड़ रहे हैं, हमें पीसफुली इसमें पार्टिसिपेट करना है, ब्रिटिश की जो लॉज है उनको डिफाई करना है और हमें मूवमेंट को अपनी कंट्री के और सेल्फ रूल के लिए हमें इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना है। तो वो 6 अप्रैल को पहुंच गए थे दांडी में, जहां पे उन्होंने क्या किया, सॉल्ट हाथ में लेके उन्होंने सॉल्ट बनाया समवेयर टू शो कि हम ब्रिटिश की जो मोनोपोली है सॉल्ट मैन्युफैक्चर करने की और उसको सेल करने की, उसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। एंड क्योंकि एज आई सेड कि सॉल्ट एक ऐसी चीज थी कि जो बहुत जरूरी थी और जो इंडियंस जो है वो खुद भी तो एटलीस्ट अपने डोमेस्टिक यूज के लिए तो बना ही सकते थे सॉल्ट, वो भी ब्रिटिश नहीं बनाने देते थे और वो बोलते थे कि नहीं, आपको हमसे ही सॉल्ट जो है वो खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो जितनी भी स्टेट मोनोपोली थी सॉल्ट की, इसके अगेंस्ट थे सारे लोग, और जैसे ये पॉइंट गांधी जी ने रखा तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग उनके साथ हो गए, इस मूवमेंट में अटैच हो गए, क्योंकि द ग्रेटेस्ट सेक्शन फेल्ट दैट दिस लॉ and the monopoly over manufacture of salt was really a oppressive thing of British. तो ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इससे स्टार्ट हुआ, हमें पता है नॉन कॉपरेशन से ऐसा डिफरेंट है कि नॉन कॉपरेशन में बस गांधी जी ने बोला था कि हमें ब्रिटिश से कॉपरेट नहीं करना है, पर इसमें ये बोल रहे हैं हमें कॉपरेट भी नहीं करना है और हमें उनके बनाए हुए जो लॉज हैं, इनजस्ट लॉज, उनको ब्रेक करना है नॉन वायलेंटली, ठीक है। तो ज्यादातर जो इंडियंस हैं उनको पता चल गया था कि गांधी जी जो है एक तरीके से ब्रिटिश को चैलेंज कर रहे हैं, एंड गांधी जी ने एडवांस में ही नोटिस में इरविन को बोला था कि जब हम नॉन कॉपरेट, अगर आप नहीं सुनोगे तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे सॉल्ट मार्च से। बट लॉर्ड इरविन जो है उन्होंने सोचा कि ऐसे ही बोल रहे हैं, क्या कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं होगा, अगर कर भी लेंगे तो ऐसा छोटा मोटा मूवमेंट से क्या फर्क पड़ेगा। ही डिड नॉट गिव एनी काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस, और वो जो डिमांड्स थी, सेड नो दीज आर अनएक्सेप्टेबल, आई विल नॉट एक्सेप्ट, जिसके कारण गांधी जी ने जो बोला था कि मूवमेंट हम स्टार्ट करेंगे, जिसका उन्होंने बोल दिया था पहले, वो उन्होंने सॉल्ट मार्च के थ्रू स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, 12 मार्च को गांधी जी जब आश्रम से, जैसे मैंने बोला साबरमती आश्रम से वो दांडी की तरफ उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, एंड वो पूरा 3 वीक्स लेटर वहां पहुंचे थे, उन्होंने फिर वहां पे जाके सॉल्ट बनाया टू शो दैट यस आई एम वायलेटिंग योर लॉ। और उसी टाइम पे हर जगह, मतलब इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारे सेक्शन ने साथ में क्या करना शुरू कर दिया, इस लॉ को ब्रेक करना शुरू कर दिया टू शो देयर सपोर्ट टू गांधी जी। अब नॉन कॉपरेशन मैं बोल रही हूँ, एज विथ नॉन कॉपरेशन अपार्ट फ्रॉम द ऑफिशियली सैंक्शन नेशनलिस्ट कैंपेन, न्यूमरस अदर स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटेस्ट भी है, वो भी स्टार्ट हो गए थे। लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया पेजेंट्स जो है वो
मतलब सिर्फ अब सॉल्ट लॉ तक ये चीज लिमिटेड नहीं रह गई थी। अब लोगों को जो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट था वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे अपने तरीके से। जैसे हमें पता है कि ब्रिटिश ने कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व कर लिया था कि इनमें आप जो चाहे ट्राइबल ग्रुप आप इनको अपने लिए यूज नहीं कर सकते हो, सिर्फ ब्रिटिश इनको यूज करेंगे। जबकि उनका डेली हर चीज, चाहे वो कैटल को पैस्चर लैंड पे ग्रेज करवाने लेके जाते हो, चाहे वहां से वुड्स कलेक्ट करने जाते हो, चाहे बाकी सारी चीजें वहां से कलेक्ट, फूड आइटम, ऑयल, जो भी करने जाते थे और आराम से घूम सकते थे, वो सारी चीजें मना कर दी थी ब्रिटिश ने। तो अब ये लोग क्या करने लग गए, जो भी ये फॉरेस्ट लॉज थे इनको ब्रेक करने लग गए, और जो जो मना किया था वो सारी चीजें करने लग गए इंडियन ट्राइबल ग्रुप जो फॉरेस्ट के आसपास रहते थे। टाउन्स वगैरह में फैक्ट्री वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए थे, लॉयर्स ने बॉयकॉट कर दिए थे ब्रिटिश कोर्ट, स्टूडेंट ने वापस बोला था हम गवर्नमेंट वाले एजुकेशन सिस्टम ज्वाइन नहीं करेंगे। तो जैसे 1920-22 के बीच में नॉन कोऑपरेशन में गांधी जी ने हर इंडियंस को बोला था कि आप let us come together and fight against this colonial rule, because कहीं ना कहीं हर सेक्शन को ही वो क्या कर रहे थे, ऑप्रेस कर रहे थे ब्रिटिश, उनको उनके साथ ऑपरेशन के साथ हम बोल सकते हैं एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था, चाहे पीजेंट्स थे, चाहे ट्राइबल ग्रुप्स थे एंड ऑल अदर्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मेनी ऑफ द sections of the Indian society participated in this non-cooperation movement and made it a big one. अब इसमें हम और भी देखेंगे, this is the term dissenters का मतलब क्या होता है, basically the people who are dissatisfied with something, ठीक है। तो obviously rulers responded by detaining the dissenters, मतलब उनको पकड़ने लग गए, कौन, ब्रिटिश जो है। तो सॉल्ट मार्च के टाइम पे अराउंड 60,000 इंडियंस को अरेस्ट किया गया था, ठीक है, जिनमें से गांधी जी जो है वो खुद भी एक वन ऑफ द, यू कैन से वाज वन ऑफ द लीडर हु वाज पुट बिहाइंड द बार्स। तो इनको भी पकड़ लिया गया था। और ये मूवमेंट पर जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये कंटिन्यू रहा। जो प्रोग्रेस ऑफ हम बोल सकते हैं गांधी जी मार्च जो है टू द शीशोर कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द सीक्रेट रिपोर्ट्स फाइल्ड बाय द ऑफिशियल, जिन लोगों ने जो ऑफिशियल वहां पे ड्यूटी में थे और वो सीक्रेट अपने रिपोर्ट्स लिखते थे, उससे भी हम देख सकते हैं कि किस टाइप का इनका जितना भी पूरा मूवमेंट था वो कैसा था, कैसे सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। हम पढ़ेंगे, पहले तो हर इंसान, मतलब जो बाहर वाले थे स्पेशली यूरोपियंस, अमेरिकन, ये लोग सोचते थे कि एक पतला सा दुबला सा आदमी है, ये क्या कर लेगा बहुत बड़ा मूवमेंट। बट बाद में उनको लगा कि हाँ, he is somebody who has really brought the greatest section of Indian society together and is actually doing a mass movement, ठीक है। So about this we'll continue in our next period. So if you have any doubt relating to whatever we have covered today, do come back with your problems and we'll discuss and solve it. So now meet